मार्क जुकरबर्ग 14 मई 1984 को अमेरिका के न्यूयॉर्क राज्य के व्हाइट प्लेन्स में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने आगे चलकर डिजिटल दुनिया की दिशा बदल दी। उसका नाम था मार्क जुकरबर्ग। एक साधारण परिवार में जन्मे मार्क के पिता दंत चिकित्सक थे और माता मनोचिकित्सक। घर का वातावरण शिक्षित और प्रोत्साहित करने वाला था, जहां जिज्ञासा को दबाया नहीं जाता था बल्कि उसे आगे बढ़ाया जाता था। बचपन से ही मार्क में चीज़ों को समझने और बनाने की तीव्र इच्छा थी। वे केवल किताबों तक सीमित नहीं रहते थे, उन्हें ये जानने में अधिक रुचि थी कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जब उनके घर में पहला कंप्यूटर आया तब उनकी उम्र कम थी, लेकिन उत्साह अपार था। जहां दूसरे बच्चे वीडियो गेम खेलने में व्यस्त रहते, वहीं मार्क ये जानने की कोशिश करते कि गेम के पीछे का प्रोग्राम कैसे काम करता है। उनके पिता ने उनकी रुचि को पहचान लिया और उन्हें प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक निजी शिक्षक की व्यवस्था की। ये निर्णय साधारण नहीं था। कम उम्र में ही मार्क ने कोड लिखना शुरू कर दिया। वे घंटों तक कंप्यूटर के सामने बैठकर नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते। उनके लिए कंप्यूटर केवल मशीन नहीं था, बल्कि एक ऐसा माध्यम था जिसके जरिए वे अपने विचारों को वास्तविकता में बदल सकते थे। स्कूल के दिनों में ही उन्होंने छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाए। एक बार उन्होंने अपने पिता के क्लिनिक के लिए एक मैसेजिंग प्रोग्राम तैयार किया, जिससे क्लिनिक के कमरों में बैठे लोग आपस में संवाद कर सकें। ये साधारण प्रयोग नहीं था, ये उस सोच की शुरुआत थी जो आगे चलकर दुनिया को जोड़ने का माध्यम बनने वाली थी। मार्क पढ़ाई में भी तेज थे, लेकिन उनकी असली ताकत थी उनकी जिज्ञासा और प्रयोग करने की हिम्मत। वे गलतियों से डरते नहीं थे। अगर कोई प्रोग्राम काम नहीं करता तो वे उसे फिर से बनाते। यही आदत उन्हें अलग बनाती थी। बचपन का ये दौर केवल सीखने का समय नहीं था, बल्कि सोचने का भी था। मार्क के मन में ये विचार आकार लेने लगा था कि तकनीक के जरिए लोगों को जोड़ा जा सकता है। उस समय शायद उन्हें खुद भी अंदाजा नहीं था कि यही सोच एक दिन वैश्विक क्रांति का रूप ले लेगी। उनका बचपन ये सिखाता है कि बड़ी सफलताएं अचानक नहीं मिलती, वे छोटी छोटी जिज्ञासाओं और लगातार प्रयोगों से जन्म लेती हैं। टेक्नोलॉजी के प्रति उनका ये शुरुआती लगाव ही उनकी भविष्य की यात्रा की नींव बन गया। मार्क जुकरबर्ग के जीवन में कंप्यूटर केवल एक उपकरण नहीं था, बल्कि वे उनकी कल्पनाओं का कैनवस बन चुका था। बचपन में जब उनके घर में कंप्यूटर आया तो उन्होंने उसे खेल की तरह नहीं, बल्कि चुनौती की तरह लिया। उन्हें ये जानना था कि मशीन सोचती कैसे है, आदेश कैसे समझती है और परिणाम कैसे देती है। कम उम्र में ही उन्होंने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषाएं सीखनी शुरू कर दीं। जहां दूसरे बच्चे स्कूल के बाद खेल के मैदान में जाते थे, वहीं मार्क घंटों तक कोड लिखने में व्यस्त रहते। वे केवल सिखाई गई चीज़ों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने खुद से प्रयोग करना शुरू किया। गलतियां होतीं, कोड क्रैश हो जाता, लेकिन वे हार नहीं मानते। हर असफल प्रयास उन्हें और बेहतर बनाता। उनके पिता ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए एक पेशेवर ट्यूटर की मदद ली। ट्यूटर भी जल्द ही समझ गया कि ये बच्चा साधारण नहीं है। मार्क की समझ तेज थी और वे जटिल अवधारणाओं को जल्दी पकड़ लेते थे। कुछ ही समय में वे ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने लगे जो उनकी उम्र के बच्चों के लिए असाधारण थे। सबसे उल्लेखनीय काम था उनके पिता के डेंटल क्लिनिक के लिए बनाया गया मैसेजिंग सिस्टम, जिसे ज़क-नेट कहा गया। इस प्रोग्राम की मदद से क्लिनिक के विभिन्न कमरों में बैठे लोग आपस में संवाद कर सकते थे। ये एक साधारण घरेलू नेटवर्क जैसा था, लेकिन एक किशोर द्वारा बनाया गया ये प्रयोग उनकी सोच की गहराई को दर्शाता था। यही वो सोच थी जो आगे चलकर वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने वाली थी। स्कूल के दौरान उन्होंने कई गेम और टूल्स बनाए। वे केवल उपयोगकर्ता नहीं थे, बल्कि निर्माता थे। उन्हें ये एहसास हो गया था कि तकनीक के माध्यम से सीमाएं तोड़ी जा सकती हैं। ये आत्मविश्वास उनके भीतर धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। मार्क का शुरुआती प्रोग्रामिंग अनुभव उन्हें एक अलग दृष्टिकोण दे रहा था। वे समस्याओं को कोड के जरिए हल करने लगे थे। उनके लिए हर चुनौती एक प्रोजेक्ट थी। यही आदत उन्हें आगे चलकर बड़े निर्णय लेने और जोखिम उठाने की क्षमता देने वाली थी। ये अध्याय उनके जीवन के उस चरण को दर्शाता है जहां जुनून कौशल में बदल रहा था। कंप्यूटर अब उनका शौक नहीं रहा था, वो उनका भविष्य बन चुका था। जैसे जैसे मार्क जुकरबर्ग बड़े हो रहे थे, उनकी रुचि केवल कोड लिखने तक सीमित नहीं रही। अब वे ये समझने लगे थे कि तकनीक का उपयोग लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कैसे किया जा सकता है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान भी उनका ध्यान अक्सर नए प्रोजेक्ट्स और प्रयोगों पर रहता था। मार्क फिलिप्स एक्सेटर अकेडमी में पढ़ते थे, जो एक प्रतिष्ठित विद्यालय माना जाता है। यहाँ का वातावरण प्रतिस्पर्धी था, लेकिन मार्क की सोच अलग दिशा में दौड़ रही थी। वे केवल अच्छे अंक लाने तक सीमित नहीं थे, वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो अलग हो, उपयोगी हो और नया हो। स्कूल के दिनों में उन्होंने कई छोटे छोटे सॉफ्टवेयर और गेम बनाए। इनमें से एक प्रोजेक्ट था एक म्यूजिक प्लेयर सॉफ्टवेयर, जिसे उन्होंने सिनैप्स नाम दिया।
ये प्रोग्राम यूजर की पसंद को समझकर गाने सुझा सकता था। उस समय ये विचार बहुत नया था। बड़ी टेक कंपनियों ने भी इस प्रोजेक्ट में रुचि दिखाई। कुछ कंपनियों ने इसे खरीदने और मार्क को नौकरी देने का प्रस्ताव भी किया, लेकिन उन्होंने इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया। वे नौकरी नहीं, कुछ बड़ा बनाना चाहते थे। ये उनकी सोच उन्हें सामान्य छात्रों से अलग बनाती थी। जहां अधिकतर लोग सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, वहीं मार्क ने रिस्क लेने की मानसिकता विकसित कर ली थी। वे समझ चुके थे कि अगर उन्हें अपनी पहचान बनानी है तो उन्हें अपने विचारों पर विश्वास करना होगा। स्कूल में उनकी प्रतिभा की चर्चा होने लगी। शिक्षक उनकी तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच से प्रभावित थे। वे केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं थे, बल्कि समस्याओं को नए तरीके से देखने की क्षमता भी रखते थे। यही गुण उन्हें आगे चलकर उद्यमिता की ओर ले जाने वाले थे। ये दौर उनके भीतर आत्मविश्वास को मजबूत कर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी सोच और मेहनत उन्हें साधारण सीमाओं से आगे ले जा सकती है। अब उनका लक्ष्य केवल एक अच्छे छात्र बनना नहीं था, बल्कि दुनिया पर प्रभाव डालने का सपना देखने लगे थे। यही वो समय था जब उनकी प्रतिभा को पहचान मिलनी शुरू हुई। स्कूल के प्रोजेक्ट्स केवल अभ्यास नहीं थे, बल्कि उस भविष्य की झलक थे जहां एक युवा प्रोग्रामर पूरी दुनिया को जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म बनाने वाला था। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मार्क जुकरबर्ग ने एक नया अध्याय शुरू किया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश। ये वही संस्थान था जहां दुनिया के कई बड़े नेता, वैज्ञानिक और उद्यमी पढ़े चुके थे। हार्वर्ड में दाखिला मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मार्क के लिए ये केवल एक डिग्री हासिल करने का अवसर नहीं था, ये उनके विचारों को विस्तार देने का मंच था। हार्वर्ड का वातावरण तेज तर्रार और प्रतिस्पर्धी था। यहाँ हर छात्र अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट था, लेकिन मार्क अलग तरह से सोचते थे। वे केवल किताबों में सीमित ज्ञान से संतुष्ट नहीं थे। वे कोड लिखते, नए प्रोग्राम बनाते और दोस्तों के साथ तकनीकी विचारों पर चर्चा करते। उनका डॉर्म रूम धीरे धीरे प्रयोगशाला बनता जा रहा था। इसी दौरान उन्होंने कई छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए जो कैंपस में लोकप्रिय होने लगे। वे छात्रों की आदतों और ज़रूरतों को समझते और उसी के अनुसार टूल तैयार करते। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी समस्याओं को अवसर में बदलना। वे देखते कि लोग किस चीज़ की कमी महसूस कर रहे हैं और फिर उसे तकनीक के जरिए पूरा करने की कोशिश करते। हार्वर्ड में रहते हुए ही उनके मन में लोगों को डिजिटल माध्यम से जोड़ने का विचार और स्पष्ट हुआ। वे समझ चुके थे कि इंटरनेट केवल जानकारी शेयर करने का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों के बीच संबंध बनाने का साधन भी बन सकता है। ये सोच धीरे धीरे आकार लेने लगी थी। डॉर्म रूम की सीमित जगह में बैठा वो युवा छात्र लगातार प्रयोग कर रहा था। रातें कोड लिखते बीतती और दिन चर्चाओं में। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके प्रयोगों में से एक विचार जल्द ही पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला है। हार्वर्ड का ये दौर केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि दिशा का समय था। यहीं से एक ऐसा विचार जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर सोशल मीडिया की परिभाषा बदल देगा। हार्वर्ड में बिताए गए समय के दौरान मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में लगातार नए नए विचार आते रहते थे। वे छात्रों के व्यवहार और कैंपस की संस्कृति को ध्यान से देखते थे। इसी दौरान एक विचार ने जन्म लिया, जो छोटा तो था लेकिन प्रभाव बड़ा डालने वाला था। 2003 में मार्क ने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था फेसमैश। ये साइट छात्रों की तस्वीरों को साथ साथ दिखाकर लोगों से वोट करने के लिए कहती थी कि कौन अधिक आकर्षक है। तकनीकी दृष्टि से ये एक तेज और प्रभावशाली प्रोजेक्ट था। कुछ ही घंटों में ये वेबसाइट पूरे कैंपस में वायरल हो गई। सैकड़ों छात्र इसे देखने और वोट करने लगे, लेकिन लोकप्रियता के साथ विवाद भी आया। मार्क ने तस्वीरें विश्वविद्यालय के डेटाबेस से ली थीं, जिसकी अनुमति नहीं थी। छात्रों और प्रशासन दोनों ने इस पर आपत्ति जताई। वेबसाइट को बंद कर दिया गया और मार्क को अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा। ये घटना उनके लिए झटका थी। उन्होंने समझा कि तकनीक की शक्ति केवल निर्माण में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी में भी है। एक विचार तेजी से फैल सकता है, लेकिन उसके परिणामों को भी समझना आवश्यक है। फेसमैश ने उन्हें सिखाया कि नवाचार और नैतिकता के बीच संतुलन जरूरी है। हालांकि ये प्रोजेक्ट विवादित था, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण बात साबित कर दी। मार्क के पास ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की क्षमता थी जो लोगों को जोड़ सके और तेजी से लोकप्रिय हो सके। उन्होंने देख लिया था कि छात्र ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं। यही अनुभव आगे चलकर एक बड़े और अधिक व्यवस्थित विचार की नींव बनने वाला था। फेसमैश भले ही कुछ दिनों में बंद हो गया, लेकिन उसने मार्क के भीतर एक नई सोच जगा दी। अब वे समझ चुके थे कि अगर सही दिशा में काम किया जाए तो इंटरनेट के माध्यम से लाखों लोगों को जोड़ा जा सकता है। फेसमैश के विवाद के बाद भी मार्क जुकरबर्ग के भीतर कुछ बड़ा करने की इच्छा शांत नहीं हुई। उन्होंने समझ लिया था कि लोगों को ऑनलाइन जोड़ने का विचार शक्तिशाली है, बस उसे सही दिशा और उद्देश्य की आवश्यकता है।
हार्वर्ड के डॉर्म रूम में बैठकर उन्होंने एक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, ऐसा प्लेटफॉर्म जो छात्रों को अपनी पहचान साझा करने और आपस में जुड़ने का अवसर दे। फरवरी 2004 में द फेसबुक नाम की वेबसाइट लॉन्च की गई। शुरुआत में ये केवल हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए उपलब्ध थी। छात्र अपनी प्रोफाइल बना सकते थे, फोटो डाल सकते थे और एक दूसरे से जुड़ सकते थे। ये साधारण विचार था, लेकिन उसकी प्रस्तुति और उपयोग में सरलता ने इसे खास बना दिया। लॉन्च के कुछ ही दिनों में हजारों छात्रों ने अकाउंट बना लिया। कैंपस में इसकी चर्चा होने लगी। ये केवल एक वेबसाइट नहीं थी, ये छात्रों के सामाजिक जीवन का हिस्सा बन रही थी। मार्क और उनकी छोटी टीम ने लगातार इसमें सुधार किए, नई सुविधाएं जोड़ी और इसे और उपयोगी बनाया। जल्द ही फेसबुक को अन्य विश्वविद्यालयों तक विस्तारित किया गया। हर नए कैंपस में इसे वही उत्साह मिला। ये स्पष्ट हो गया कि ये विचार केवल हार्वर्ड तक सीमित नहीं रहने वाला। मार्क ने अपनी पढ़ाई से अधिक समय इस प्रोजेक्ट को देना शुरू कर दिया। उनके सामने एक बड़ा निर्णय था, डिग्री पूरी करें या इस उभरते प्लेटफॉर्म पर पूरा ध्यान दें। उन्होंने जोखिम उठाने का फैसला किया। मार्क ने हार्वर्ड छोड़ दिया और पूरी तरह फेसबुक पर काम करने लगे। ये निर्णय साहसिक था क्योंकि भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उनके आत्मविश्वास और विजन ने उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दी। डॉर्म रूम में शुरू हुआ ये छोटा सा प्रोजेक्ट अब तेजी से बढ़ रहा था। सिलिकॉन वैली के निवेशकों की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। फेसबुक केवल एक वेबसाइट नहीं रहा, वो डिजिटल दुनिया में सामाजिक जुड़ाव का नया माध्यम बन चुका था। ये वो क्षण था जब एक छात्र का प्रयोग वैश्विक आंदोलन की ओर बढ़ रहा था। एक साधारण कमरे में लिखा गया कोड अब दुनिया को जोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा चुका था। फेसबुक की शुरुआत भले ही एक डॉर्म रूम से हुई थी, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए केवल एक व्यक्ति पर्याप्त नहीं था। मार्क जुकरबर्ग समझ चुके थे कि अगर इस प्लेटफॉर्म को वैश्विक स्तर तक ले जाना है तो उन्हें एक मजबूत टीम की आवश्यकता होगी। यही वो समय था जब शुरुआती साझेदार और सहयोगी उनकी यात्रा का हिस्सा बने। हार्वर्ड में ही उनके साथ डस्टिन मॉस्कोविट्स, क्रिस ह्यूजेस और एंड्रयू मैककलम जैसे साथी जुड़े। इन सभी ने फेसबुक के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोई कोडिंग में मदद कर रहा था तो कोई कम्युनिकेशन और विस्तार की रणनीति पर काम कर रहा था। ये छोटी सी टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। फेसबुक तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी बढ़ रही थी। सर्वर का खर्च, तकनीकी समस्याएं और बढ़ती यूजर संख्या, इन सबको संभालने के लिए संसाधनों की जरूरत थी। इसी दौरान शॉन पार्कर जैसे अनुभवी उद्यमी टीम से जुड़े। उन्होंने कंपनी को पेशेवर दिशा दी और निवेशकों से संपर्क बनाने में मदद की। टीम का निर्माण केवल तकनीकी सहयोग तक सीमित नहीं था, यह विश्वास और साझा विजन का निर्माण भी था। सभी का लक्ष्य एक ही था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना जो लोगों को आसानी से जोड़ सके। यही साझा उद्देश्य उन्हें कठिन परिस्थितियों में भी एकजुट रखता था। मार्क की नेतृत्व शैली यहाँ स्पष्ट दिखाई देने लगी। वे हर सदस्य को स्वतंत्रता देते, नए विचारों को प्रोत्साहित करते और तेजी से निर्णय लेते। उनकी सोच थी कि नवाचार के लिए गति और लचीलापन जरूरी है। यही कारण था कि फेसबुक लगातार अपडेट और सुधार करता रहा। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ी, टीम भी बड़ी होती गई। सिलिकॉन वैली में ऑफिस स्थापित हुआ और फेसबुक ने स्टार्टअप से कंपनी का रूप लेना शुरू कर दिया। लेकिन उस शुरुआती दौर की ऊर्जा और जुनून ही उसकी असली ताकत थी। फेसबुक की सफलता केवल एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं थी, ये एक टीम के सामूहिक प्रयास का परिणाम था। डॉर्म रूम की दोस्ती अब एक वैश्विक कंपनी की नींव बन चुकी थी। फेसबुक की बढ़ती लोकप्रियता के साथ ही चुनौतियां भी सामने आने लगीं। जब कोई विचार तेजी से सफल होता है तो उसके साथ विवाद भी जुड़ जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग और उनकी टीम को भी ऐसे ही कानूनी संघर्षों का सामना करना पड़ा जिन्होंने कंपनी के भविष्य को प्रभावित किया। सबसे बड़ा विवाद विंकलवॉस जुड़वा भाइयों और दिव्या नरेंद्र के साथ जुड़ा था। उनका दावा था कि मार्क ने उनके सोशल नेटवर्किंग प्रोजेक्ट के विचार का उपयोग करके फेसबुक बनाया। ये मामला अदालत तक पहुंचा। मीडिया में इस विवाद की खूब चर्चा हुई। युवा उद्यमी के रूप में मार्क पर आरोप लगे कि उन्होंने विश्वास तोड़ा है। ये समय आसान नहीं था। एक तरफ कंपनी तेजी से बढ़ रही थी, दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई चल रही थी। अंततः 2008 में ये मामला समझौते के साथ समाप्त हुआ। फेसबुक ने एक बड़ी राशि देकर विवाद सुलझाया। हालांकि इस घटना ने मार्क की छवि पर सवाल उठाए, लेकिन कंपनी का विकास नहीं रुका। इन मुकदमों ने एक महत्वपूर्ण सबक दिया। स्टार्टअप की दुनिया में विचारों और साझेदारियों को स्पष्ट और कानूनी रूप से सुरक्षित रखना जरूरी है। ये केवल तकनीकी नवाचार का खेल नहीं था, बल्कि रणनीति और कानूनी समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण थी। विवादों के बावजूद फेसबुक की लोकप्रियता लगातार बढ़ती रही। उपयोगकर्ता संख्या लाखों से करोड़ों में पहुंचने लगी। कंपनी ने यह साबित किया कि कानूनी चुनौतियां सफलता की राह को धीमा कर सकती हैं, लेकिन रोक नहीं सकती। इस दौर ने मार्क को और परिपक्व बनाया। उन्होंने सीखा कि नेतृत्व केवल उत्पाद बनाने तक सीमित नहीं है, ये संकट के समय निर्णय लेने और कंपनी की दिशा को बनाए रखने की क्षमता भी है।
फेसबुक अब केवल एक कॉलेज प्रोजेक्ट नहीं रहा था, वो वैश्विक कंपनी बनने की ओर बढ़ रहा था और उसके रास्ते में आने वाली हर बाधा उसे और मजबूत बना रही थी। फेसबुक की लोकप्रियता अब विश्वविद्यालयों की सीमाओं को पार कर चुकी थी। उपयोगकर्ताओं की संख्या तेजी से बढ़ रही थी और ये स्पष्ट हो चुका था कि ये प्लेटफॉर्म एक बड़े व्यवसाय का रूप ले सकता है। इसी समय मार्क जुकरबर्ग और उनकी टीम ने एक बड़ा निर्णय लिया, कंपनी को सिलिकॉन वैली ले जाने का। सिलिकॉन वैली केवल एक स्थान नहीं था, बल्कि तकनीकी नवाचार का केंद्र था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां और निवेशक मौजूद थे। स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन, फंडिंग और नेटवर्क सब कुछ यहीं मिलता था। फेसबुक के लिए ये कदम जोखिम भरा था, लेकिन आवश्यक भी। कैलिफोर्निया पहुंचने के बाद टीम ने एक छोटा सा ऑफिस किराए पर लिया। शुरुआती दिन संघर्ष भरे थे, संसाधन सीमित थे, लेकिन ऊर्जा और विश्वास भरपूर था। मार्क और उनकी टीम दिन रात काम करते, कोड में सुधार करते और सर्वर की समस्याओं को हल करते। इसी दौरान उन्हें पहला बड़ा निवेश मिला। प्रसिद्ध निवेशक पीटर थील ने फेसबुक में निवेश किया। ये केवल धन का समर्थन नहीं था, बल्कि विश्वास का संकेत था कि फेसबुक भविष्य की बड़ी कंपनी बन सकती है। इस निवेश ने कंपनी को विस्तार का अवसर दिया। सिलिकॉन वैली में रहते हुए मार्क ने कई अनुभवी उद्यमियों से सीखा। उन्होंने समझा कि तेजी से बढ़ती कंपनी को कैसे संभालना है, टीम को कैसे विस्तारित करना है और प्रतिस्पर्धा के बीच अपनी पहचान कैसे बनाए रखनी है। अब फेसबुक केवल छात्रों का नेटवर्क नहीं रहा था, ये धीरे धीरे आम लोगों के लिए खुल रहा था। दुनिया भर के लोग इससे जुड़ने लगे थे। हर दिन लाखों नए उपयोगकर्ता जुड़ते और कंपनी को उनके अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करना पड़ता। सिलिकॉन वैली की ओर ये कदम फेसबुक के इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। ये वो मोड़ था जहां एक कॉलेज स्टार्टअप ने वैश्विक टेक कंपनी बनने की दिशा में ठोस कदम रखा। सिलिकॉन वैली में कदम रखने के बाद फेसबुक के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी तेजी से बढ़ती उपयोगकर्ता संख्या को संभालना। हर दिन लाखों लोग जुड़ रहे थे, सर्वर पर दबाव बढ़ रहा था, तकनीकी ढांचे को मजबूत करना जरूरी था और साथ ही कंपनी को आर्थिक रूप से स्थिर बनाना भी आवश्यक था। पहले बड़े निवेश के बाद अन्य निवेशकों की नज़र भी फेसबुक पर पड़ने लगी। कई वेंचर कैपिटल फर्मों ने इसमें निवेश किया। ये केवल पूंजी नहीं थी, ये विश्वास था कि फेसबुक भविष्य का सबसे प्रभावशाली डिजिटल प्लेटफॉर्म बन सकता है। निवेश के साथ कंपनी ने अपने ऑफिस का विस्तार किया, नई टीमों को नियुक्त किया और तकनीकी ढांचे को बेहतर बनाया। फेसबुक ने धीरे धीरे खुद को केवल एक सोशल नेटवर्क नहीं, बल्कि एक वैश्विक कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के रूप में स्थापित करना शुरू किया। न्यूज़ फीड जैसी सुविधाओं ने उपयोगकर्ताओं के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया। अब लोग सिर्फ प्रोफाइल देखने तक सीमित नहीं थे, वे अपने दोस्तों की गतिविधियां रियल टाइम में देख सकते थे। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी, विज्ञापन मॉडल भी विकसित हुआ। फेसबुक ने व्यवसायों को अपने प्लेटफॉर्म पर प्रचार करने का अवसर दिया। ये निर्णय कंपनी के लिए आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब फेसबुक केवल लोकप्रिय नहीं था, बल्कि लाभदायक भी बनने लगा था। 2007 से 2010 के बीच फेसबुक ने रिकॉर्ड गति से विस्तार किया। दुनिया के अलग अलग देशों में इसकी पहुंच बढ़ती गई। उपयोगकर्ताओं की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। ये स्पष्ट हो गया था कि सोशल मीडिया का भविष्य फेसबुक के साथ जुड़ा हुआ है। इस दौर ने मार्क जुकरबर्ग को एक युवा प्रोग्रामर से सफल उद्यमी में बदल दिया। अब वे केवल कोड लिखने वाले नहीं थे, वे एक तेजी से बढ़ती कंपनी के सीईओ थे। निर्णय बड़े हो चुके थे, जिम्मेदारियां भी। फेसबुक का ये तेज विस्तार आने वाले समय में और भी बड़े अधिग्रहण, नवाचार और चुनौतियों की नींव रखने वाला था। कंपनी अब एक वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में बढ़ रही थी। फेसबुक अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं था, उसकी पहुंच यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और दुनिया के लगभग हर हिस्से तक फैलने लगी थी। इंटरनेट की बढ़ती उपलब्धता और स्मार्टफोन के प्रसार ने फेसबुक को वैश्विक मंच प्रदान किया। हर नए देश में लाखों लोग इससे जुड़ने लगे थे। लेकिन वैश्विक विस्तार केवल अनुवाद और सर्वर बढ़ाने से संभव नहीं था। अलग अलग देशों की संस्कृति, भाषा और नियम अलग अलग थे। फेसबुक को हर क्षेत्र के अनुसार खुद को ढालना पड़ा। स्थानीय भाषाओं में प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया, क्षेत्रीय टीमों की नियुक्ति की गई और स्थानीय कानूनों का पालन सुनिश्चित किया गया। इसी दौर में फेसबुक ने मोबाइल पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। स्मार्टफोन तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और यदि फेसबुक को भविष्य में टिके रहना था तो उसे मोबाइल फर्स्ट रणनीति अपनानी ही थी। कंपनी ने अपने ऐप को बेहतर बनाया और मोबाइल एडवर्टाइजमेंट मॉडल विकसित किया। ये निर्णय बाद में कंपनी की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक साबित हुआ। फेसबुक ने लाइक बटन, पेजेस और ग्रुप्स जैसी सुविधाएं जोड़कर उपयोगकर्ताओं की सहभागिता बढ़ाई। अब ये केवल दोस्तों को जोड़ने का माध्यम नहीं रहा, बल्कि व्यवसायों, कलाकारों, संगठनों और समुदायों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच बन गया। कंपनी ने डेटा और एल्गोरिथम के माध्यम से उपयोगकर्ता के अनुभव को व्यक्तिगत बनाने पर जोर दिया।
हर व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार सामग्री दिखाने की कोशिश की गई। इससे उपयोगकर्ताओं का जुड़ाव और समय दोनों बढ़े। वैश्विक विस्तार के साथ प्रतिस्पर्धा भी बढ़ी। नई सोशल मीडिया कंपनियां उभर रही थीं, लेकिन फेसबुक की रणनीति स्पष्ट थी: नवाचार और अधिग्रहण के माध्यम से अपनी स्थिति मजबूत रखना। ये रणनीति आगे चलकर बड़े अधिग्रहणों का मार्ग प्रशस्त करने वाली थी। इस दौर ने फेसबुक को एक स्टार्टअप से वैश्विक टेक दिग्गज में बदल दिया। मार्क जुकरबर्ग अब केवल एक संस्थापक नहीं थे, बल्कि एक ऐसी कंपनी के नेता थे जिसका प्रभाव अरबों लोगों के जीवन पर पड़ रहा था। 2012 तक सोशल मीडिया की दुनिया बदल रही थी। लोग अब केवल टेक्स्ट शेयर नहीं करना चाहते थे, वे तस्वीरों और छोटे पलों के जरिए अपनी कहानी बताना चाहते थे। इसी दौर में एक नया ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, इंस्टाग्राम। ये एक सरल फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म था जिसने युवाओं के बीच खास पहचान बना ली थी। मार्क जुकरबर्ग ने इस बदलाव को जल्दी समझ लिया। उन्होंने देखा कि मोबाइल पर फोटो आधारित सोशल नेटवर्क भविष्य में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। यदि फेसबुक को अपनी स्थिति मजबूत रखनी है तो उसे इस क्षेत्र में कदम बढ़ाना होगा। यही सोच उन्हें एक ऐतिहासिक निर्णय तक ले गई। 2012 में फेसबुक ने इंस्टाग्राम को लगभग $1 बिलियन में खरीद लिया। उस समय यह सौदा बहुत बड़ा और जोखिम भरा माना जाता था। इंस्टाग्राम की टीम छोटी थी और उसकी आय सीमित थी। कई आलोचकों ने कहा कि यह कीमत बहुत अधिक है, लेकिन मार्क का विजन अलग था। वे केवल वर्तमान को नहीं बल्कि भविष्य को देख रहे थे। इस अधिग्रहण के बाद इंस्टाग्राम को स्वतंत्र रूप से बढ़ने की अनुमति दी गई। फेसबुक ने तकनीकी और संसाधनों का समर्थन दिया, लेकिन उसकी पहचान को बरकरार रखा। परिणाम स्वरूप इंस्टाग्राम ने तेजी से विस्तार किया और कुछ ही वर्षों में अरबों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। ये सौदा केवल एक कंपनी की खरीद नहीं थी, बल्कि डिजिटल स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। मार्क ने साबित किया कि सही समय पर लिया गया जोखिम कंपनी को आने वाले वर्षों के लिए सुरक्षित कर सकता है। इंस्टाग्राम ने फेसबुक के इकोसिस्टम को मजबूत किया और मोबाइल फर्स्ट दुनिया में उसकी स्थिति को और स्थिर किया। इंस्टाग्राम की ये ऐतिहासिक डील मार्क जुकरबर्ग के नेतृत्व और दूरदर्शिता का उदाहरण बन गई। ये दिखाता है कि एक सफल उद्यमी केवल उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि समय से पहले बदलाव को पहचानकर उसे अपनाता है। इंस्टाग्राम के बाद सोशल मीडिया और मैसेजिंग की दुनिया में एक और क्रांति चल रही थी। लोग पारंपरिक एसएमएस से हटकर इंटरनेट आधारित मैसेजिंग ऐप्स की ओर बढ़ रहे थे। इसी समय एक ऐप तेजी से लोकप्रिय हो रहा था, व्हाट्सएप। सरल इंटरफेस, तेज मैसेजिंग और विज्ञापन से मुक्त अनुभव ने इसे दुनिया भर में पसंदीदा बना दिया। मार्क जुकरबर्ग ने फिर वही किया जो उनकी पहचान बन चुका था, भविष्य को पहले पहचान लिया। उन्होंने समझा कि यदि लोग सोशल नेटवर्क पर जुड़ते हैं तो वे निजी संवाद के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म चाहते हैं। व्हाट्सएप इस क्षेत्र में अग्रणी बन चुका था। 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को लगभग $19 बिलियन में खरीद लिया। ये उस समय टेक इतिहास के सबसे बड़े अधिग्रहणों में से एक था। कई लोगों को ये कीमत अविश्वसनीय लगी। आलोचकों ने सवाल उठाए कि एक मैसेजिंग ऐप के लिए इतनी बड़ी राशि क्यों दी जा रही है, लेकिन मार्क का दृष्टिकोण दीर्घकालिक था। वे जानते थे कि मैसेजिंग भविष्य की संचार प्रणाली है। व्हाट्सएप की सादगी और वैश्विक उपयोगकर्ता आधार फेसबुक के लिए अमूल्य था। इस अधिग्रहण ने कंपनी को मोबाइल संचार के क्षेत्र में भी मजबूत स्थिति दे दी। महत्वपूर्ण बात यह थी कि व्हाट्सएप को भी स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति दी गई। उसकी मूल संरचना और उपयोगकर्ता अनुभव को बरकरार रखा गया। इससे उपयोगकर्ताओं का विश्वास बना रहा और ऐप की लोकप्रियता और बढ़ती गई। इस सौदे ने यह सिद्ध किया कि मार्क जुकरबर्ग केवल सोशल नेटवर्किंग तक सीमित नहीं थे। वे डिजिटल संचार के हर पहलू को समझ रहे थे और रणनीतिक रूप से अपनी कंपनी को भविष्य के लिए तैयार कर रहे थे। व्हाट्सएप का अधिग्रहण फेसबुक के इतिहास का निर्णायक कदम साबित हुआ। इससे कंपनी की पहुंच अरबों लोगों तक और मजबूत हो गई। फेसबुक की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और सफल अधिग्रहणों ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। लेकिन 2012 वो साल था जिसने मार्क जुकरबर्ग के जीवन को आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह बदल दिया। इसी वर्ष फेसबुक ने अपना प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लॉन्च किया। कंपनी अब निजी स्टार्टअप नहीं रही, वो सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध टेक दिग्गज बन चुकी थी। IPO के बाद फेसबुक का मूल्यांकन अरबों डॉलर में पहुंच गया। मार्क, जो कुछ वर्ष पहले हार्वर्ड के डॉर्म रूम में कोड लिख रहे थे, अब दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में शामिल हो गए। ये उपलब्धि केवल धन का प्रतीक नहीं थी, बल्कि उस विचार की जीत थी जिसने लोगों को डिजिटल रूप से जोड़ने का सपना देखा था। हालांकि ये चरण भी चुनौतियों से मुक्त नहीं था। IPO के शुरुआती दिनों में शेयर मूल्य में उतार चढ़ाव आया। आलोचकों ने कंपनी के राजस्व मॉडल और भविष्य पर सवाल उठाए, लेकिन मार्क ने शांत रहकर दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया। मोबाइल विज्ञापन और नए फीचर्स के विकास ने कंपनी को स्थिर और लाभदायक बनाए रखा। अरबपति बनने के बावजूद मार्क की जीवन शैली अपेक्षाकृत सादगीपूर्ण रही।
उन्होंने अपनी पत्नी प्रिशला चान के साथ मिलकर चान जुकरबर्ग इनिशिएटिव की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के कल्याण के लिए समर्पित करने की घोषणा की। ये चरण दिखाता है कि आर्थिक सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होती, वो जिम्मेदारी भी लेकर आती है। मार्क ने यह समझा कि धन का उपयोग केवल व्यवसाय विस्तार के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के लिए भी किया जा सकता है। अरबपति बनने का सफर केवल वित्तीय उपलब्धि नहीं था, ये उस यात्रा का परिणाम था जो जिज्ञासा, जोखिम और निरंतर मेहनत से शुरू हुई थी। लेकिन आगे की राह में नई चुनौतियां और भी बड़ी थीं: आलोचनाएं, गोपनीयता के प्रश्न और बदलती डिजिटल दुनिया। मार्क जुकरबर्ग की पहचान केवल एक टेक उद्यमी के रूप में नहीं, बल्कि एक विशिष्ट नेतृत्व शैली वाले सीईओ के रूप में भी बनी। उनकी नेतृत्व शैली पारंपरिक कॉरपोरेट ढांचे से अलग थी। वे तेज निर्णय लेने, प्रयोग करने और गलतियों से सीखने में विश्वास रखते थे। उनका प्रसिद्ध मंत्र था मूव फास्ट एंड ब्रेक थिंग्स। उनका मानना था कि नवाचार के लिए गति आवश्यक है। यदि कोई कंपनी धीमी हो जाए तो वो प्रतिस्पर्धा में पीछे रह सकती है। इसी सोच के कारण फेसबुक लगातार नए फीचर्स लॉन्च करता रहा और तकनीकी बदलावों को तेजी से अपनाता रहा। मार्क का काम करने का तरीका भी अनोखा था। वे साधारण टी शर्ट और जीन्स पहनकर ऑफिस आते, लंबी मीटिंग्स से बचते और सीधे मुद्दे पर बात करते। उनका फोकस उत्पाद पर रहता था। वे हर नई सुविधा को खुद समझते, कोड पर चर्चा करते और टीम से खुलकर विचार साझा करते। एक और विशेषता थी पारदर्शिता। फेसबुक में नियमित Q&A सेशन आयोजित किए जाते थे, जहां कर्मचारी सीधे मार्क से सवाल पूछ सकते थे। इससे कंपनी में खुलापन और संवाद की संस्कृति बनी रही। हालांकि जैसे जैसे कंपनी बड़ी हुई, नेतृत्व की जटिलता भी बढ़ी। अब निर्णय केवल तकनीकी नहीं थे, वे सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव भी डालने लगे थे। इस बदलते परिदृश्य में मार्क को अपनी नेतृत्व शैली को संतुलित करना पड़ा। उन्हें नवाचार और जिम्मेदारी दोनों को साथ लेकर चलना था। उनकी सबसे बड़ी ताकत रही उनका दीर्घकालिक दृष्टिकोण। वे तात्कालिक लाभ से अधिक भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देते थे। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अधिग्रहण इसी सोच का परिणाम थे। नेतृत्व का ये अध्याय बताता है कि एक कंपनी की सफलता केवल विचार पर निर्भर नहीं करती, वो उस व्यक्ति की सोच और कार्यशैली पर भी निर्भर करती है जो उसे दिशा देता है। मार्क जुकरबर्ग का नेतृत्व फेसबुक को स्टार्टअप से वैश्विक टेक दिग्गज बनाने में महत्वपूर्ण रहा। फेसबुक जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ रही थीं। अरबों लोग इस प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी जानकारी, तस्वीरें और विचार साझा कर रहे थे। ऐसे में डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिका विवाद सामने आया। आरोप था कि लाखों उपयोगकर्ताओं का डेटा बिना अनुमति के पॉलिटिकल उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया गया। ये खबर सामने आते ही पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सरकारों ने सवाल उठाए, मीडिया ने कड़ी आलोचना की और उपयोगकर्ताओं का विश्वास डगमगाने लगा। मार्क जुकरबर्ग को पहली बार इतने बड़े स्तर पर सार्वजनिक जवाबदेही का सामना करना पड़ा। उन्हें अमेरिकी कांग्रेस के सामने गवाही देनी पड़ी। ये क्षण उनके करियर का सबसे कठिन दौरों में से एक था। एक युवा उद्यमी अब वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार नेता बन चुका था। इस विवाद ने फेसबुक को अपनी नीतियों और सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव करने पर मजबूर किया। डेटा एक्सेस पर नियंत्रण कड़ा किया गया, प्राइवेसी सेटिंग्स को सरल बनाया गया और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए गए। कंपनी ने यह स्वीकार किया कि तकनीक की शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। ये दौर फेसबुक और मार्क दोनों के लिए परीक्षा का समय था। आलोचनाएं बढ़ती रहीं, लेकिन उन्होंने पीछे हटने के बजाय सुधार की दिशा में कदम उठाया। ये अनुभव उन्हें ये समझाने वाला था कि डिजिटल दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। डेटा प्राइवेसी विवाद ने यह दिखाया कि सफलता के साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। एक प्लेटफॉर्म जो लोगों को जोड़ता है, उसे उनकी सुरक्षा की भी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। ये अध्याय उस सीख का प्रतीक है जिसने फेसबुक के भविष्य की दिशा तय की। समय के साथ फेसबुक केवल एक सोशल मीडिया कंपनी नहीं रहा था। उसके पास इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य तकनीकी प्रोजेक्ट्स थे। मार्क जुकरबर्ग समझ चुके थे कि कंपनी की पहचान अब केवल फेसबुक नाम तक सीमित नहीं रह सकती। वे एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे जहां डिजिटल अनुभव केवल स्क्रीन तक सीमित ना हो, बल्कि वर्चुअल दुनिया में विस्तार पाए। 2021 में उन्होंने एक बड़ा और साहसिक निर्णय लिया। कंपनी का नाम बदलकर मेटा कर दिया गया। ये केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि दिशा परिवर्तन था। मेटा शब्द मेटावर्स की अवधारणा से जुड़ा था, जहां लोग वर्चुअल रियलिटी और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के माध्यम से डिजिटल दुनिया में प्रवेश कर सकें। मार्क ने घोषणा की कि भविष्य इंटरनेट का अगला चरण होगा मेटावर्स। इसमें लोग वर्चुअल अवतार के रूप में मिल सकेंगे, काम कर सकेंगे, खेल सकेंगे और सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। ये दृष्टि पारंपरिक सोशल मीडिया से कहीं आगे की थी।
रीब्रांडिंग के साथ कंपनी ने नए उत्पादों और तकनीकों पर ध्यान देना शुरू किया, जैसे वीआर हेडसेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म। हालांकि इस परिवर्तन को लेकर भी आलोचनाएं हुई। कुछ लोगों ने इसे जोखिम भरा कदम माना क्योंकि मेटावर्स की अवधारणा अभी शुरुआती अवस्था में थी। लेकिन मार्क का दृष्टिकोण दीर्घकालिक था। वे हमेशा भविष्य की ओर देखने वाले उद्यमी रहे हैं। जिस तरह उन्होंने सोशल नेटवर्किंग की संभावना को पहले पहचाना था, उसी तरह वे मेटावर्स को डिजिटल दुनिया का अगला चरण मानते हैं। मेटा की शुरुआत इस बात का संकेत थी कि मार्क केवल वर्तमान की सफलता पर संतुष्ट नहीं हैं। वे लगातार नई सीमाएं तोड़ने और तकनीक को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेटा के गठन के बाद मार्क जुकरबर्ग का पूरा ध्यान एक बड़े लक्ष्य पर केंद्रित हो गया, मेटावर्स। उनके अनुसार इंटरनेट का अगला चरण केवल मोबाइल ऐप्स या वेबसाइट्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक ऐसी आभासी दुनिया में बदलेगा जहां लोग डिजिटल रूप से उपस्थित महसूस करेंगे। मेटावर्स की अवधारणा सरल शब्दों में ये है कि वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑग्यूमेंटेड रियलिटी (एआर) के माध्यम से लोग एक डिजिटल स्पेस में मिल सकें। वहां वे मीटिंग कर सकेंगे, गेम खेल सकेंगे, कॉन्सर्ट में भाग ले सकेंगे और यहां तक कि डिजिटल संपत्ति भी खरीद सकेंगे। ये केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि काम और शिक्षा का भी नया मंच हो सकता है। मेटा ने इस दिशा में भारी निवेश किया। कंपनी ने वीआर हेडसेट्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म और 3D वर्चुअल स्पेस विकसित करने पर काम शुरू किया। होराइजन वर्ल्ड्स जैसे प्रोजेक्ट्स इसी विजन का हिस्सा थे। मार्क का मानना था कि भविष्य में लोग स्क्रीन को देखकर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया के भीतर जाकर संवाद करेंगे। हालांकि ये राह आसान नहीं थी। मेटावर्स की तकनीक महंगी थी, उपयोगकर्ताओं के लिए नई थी और आलोचकों को इसमें व्यावसायिक सफलता पर संदेह था। कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या लोग वास्तव में इतनी बड़ी डिजिटल दुनिया को अपनाएंगे। फिर भी मार्क का दृष्टिकोण स्पष्ट था, नवाचार के लिए जोखिम लेना जरूरी है। उन्होंने पहले भी बड़े जोखिम लिए थे, जैसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का अधिग्रहण। मेटावर्स उनका अगला बड़ा दांव था। ये अध्याय दर्शाता है कि एक उद्यमी की सोच केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होती, वो भविष्य की कल्पना करता है और उसे साकार करने के लिए काम करता है। मेटावर्स का विजन अभी निर्माणाधीन है, लेकिन ये दिखाता है कि मार्क जुकरबर्ग लगातार तकनीकी सीमाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे मार्क जुकरबर्ग की कंपनी बढ़ती गई, वैसे वैसे आलोचनाएं भी बढ़ती गईं। सोशल मीडिया के प्रभाव, फेक न्यूज़, राजनीतिक हस्तक्षेप, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों ने मेटा को लगातार चर्चा के केंद्र में रखा। दुनिया भर की सरकारें और संगठन कंपनी से जवाब मांगने लगे। हर बड़े निर्णय के साथ दबाव भी बढ़ता गया। एक ओर निवेशकों की उम्मीदें थीं, दूसरी ओर अरबों उपयोगकर्ताओं का विश्वास। मीडिया की निगाहें हमेशा कंपनी पर टिकी रहती थीं। छोटे से बदलाव पर भी बड़ी बहस शुरू हो जाती थी। ऐसे माहौल में नेतृत्व करना आसान नहीं होता। मार्क को न केवल व्यावसायिक रणनीति पर ध्यान देना था, बल्कि सामाजिक प्रभाव को भी समझना था। उन्हें बार बार सार्वजनिक मंचों पर आकर अपने निर्णयों का बचाव करना पड़ा। आलोचनाएं कभी-कभी व्यक्तिगत स्तर तक भी पहुंच जाती थीं, लेकिन इसी दौर ने उनकी मानसिक मजबूती को भी साबित किया। उन्होंने सीखा कि आलोचना से बचा नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है। कंपनी ने कंटेंट मॉडरेशन, पारदर्शिता रिपोर्ट और सुरक्षा उपायों पर अधिक ध्यान देना शुरू किया। बदलाव तुरंत सबको संतुष्ट नहीं कर पाए, लेकिन प्रयास जारी रहे। मार्क की सबसे बड़ी चुनौती थी संतुलन बनाए रखना, नवाचार और जिम्मेदारी के बीच, स्वतंत्रता और नियंत्रण के बीच। ये संतुलन साधना किसी भी टेक लीडर के लिए कठिन होता है, विशेषकर तब जब उसका प्लेटफॉर्म दुनिया की राजनीति और समाज को प्रभावित करता हो। ये अध्याय दिखाता है कि सफलता के साथ दबाव भी आता है। एक उद्यमी केवल उत्पाद नहीं बनाता, बल्कि उसे समाज के प्रति उत्तरदायी भी होना पड़ता है। मार्क जुकरबर्ग की यात्रा में ये चरण सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन यही अनुभव उन्हें और परिपक्व नेता बना गया। मार्क जुकरबर्ग की यात्रा केवल एक कंपनी की सफलता की कहानी नहीं है, ये उस विचार की कहानी है जिसने दुनिया को जोड़ने का तरीका बदल दिया। एक किशोर प्रोग्रामर से लेकर वैश्विक टेक लीडर बनने तक का उनका सफर जिज्ञासा, जोखिम और निरंतर नवाचार का परिणाम है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अब मेटा, इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने अरबों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। आज लोग दोस्तों से जुड़ते हैं, व्यवसाय चलाते हैं, सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाते हैं और डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। ये सब उसी विचार का विस्तार है जो कभी एक डॉर्म रूम में जन्मा था।
हालांकि उनकी यात्रा विवादों और आलोचनाओं से भी घिरी रही, लेकिन ये भी सत्य है कि उन्होंने डिजिटल संचार की परिभाषा बदल दी। सोशल मीडिया अब केवल एक वेबसाइट नहीं, बल्कि आधुनिक समाज का हिस्सा बन चुका है। मार्क की विरासत केवल धन या कंपनी के आकार से नहीं मापी जाएगी। उनकी असली विरासत है वो बदलाव जिसने इंटरनेट को ज्यादा सामाजिक और इंटरैक्टिव बनाया। उन्होंने दिखाया कि एक विचार यदि सही समय पर और सही दिशा में लागू किया जाए तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। भविष्य अभी खुला है। मेटावर्स की अवधारणा और नई तकनीकों के साथ डिजिटल दुनिया और भी बदलने वाली है। ये कहना कठिन है कि आने वाले वर्षों में मेटा कहाँ पहुंचेगा, लेकिन इतना निश्चित है कि मार्क जुकरबर्ग की भूमिका उस परिवर्तन में महत्वपूर्ण रहेगी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा से शुरू हुई छोटी सी कोशिश भी वैश्विक क्रांति में बदल सकती है, यदि उसके पीछे दृढ़ विश्वास और निरंतर प्रयास हो।